हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रीमती वैशाली दुबे। स्टूडेंट्स, क्लास 9th 10th और 11th 12th के लिए आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है टेंसेस। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन, दिस ग्रामर पोर्शन। टेंसेस मीन्स होता है काल। इसकी मीनिंग जानेंगे। टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। टेंसेस यानी काल जो होता है किसी वर्ब। अब VERB वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया, और जो भी क्रिया शब्द होते हैं आपने हिंदी में भी देखा होगा, उस क्रिया शब्द को समय के अनुसार उस क्रिया को कहना ही काल कहलाता है, या किसी घटनाक्रम को कहना समय के अनुसार। देयर आर 3 टेंसेस: द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। अब इसमें वर्ब क्या होती हैं, क्रियाएं क्या होती हैं? टेक, गिव, बाइट, सी, रन, पुट, डाई, टाई, लाई, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है। इन्हीं एक्शन वर्ड को जब हम टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के फॉर्म में कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसेस। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हमने देखा: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इट जनरली रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। ये सब वर्तमान समय को रिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अभी वर्तमान समय को रिफर कर रहा है ना ये टेंस। आई लव माई होम, हम घर से प्रेम करते, मैं घर से प्रेम करता हूँ। पास्ट टेंस, इट रिफर्स टू द पास्ट टाइम। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। अब यहाँ पर इसमें ये टाइम जो है वह पास्ट का यानी भूतकाल का समय इसमें शो हो रहा है इस टेंस से। वी वोन द मैच, हमने मैच जीता, ये भी पास्ट का इवेंट हुआ। भूत काल में ये घटना घट चुकी, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट टेंस के हुए। फ्यूचर टेंस, इट refers टू द फ्यूचर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। हेल्प मीन्स मदद, यू आपकी। अब यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स लगी हुई हैं या जो मेन वर्ब है, कहीं कहीं ये मेन वर्ब सेकंड या थर्ड फॉर्म में शो हो रही है, ये क्यों? इन्हें हम जानेंगे। इससे पहले हमें और भी इसकी जो सब डिवीज़न फॉर्म्स होते हैं उन्हें समझना है। ईच ऑफ द 3 टेंसेज हैव 4 फॉर्म्स, has each of the 3 tenses has 4 forms or subdivisions to show continuity or completeness of the action and time. These are indefinite, continuous or imperfect, perfect and perfect continuous. यहाँ पर यह बताया गया है कि जो 3 टेंसेस हमने देखे, इन तीनों टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के 4 फॉर्म्स होते हैं। प्रत्येक यानी एवरी टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। सो ये कुल 12 टेंस यहाँ पर होंगे। एक टेंस के 4 फॉर्म, तो 3 टेंसेस के हो जाएंगे 12 फॉर्म। इनके नाम होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हें भी हम समझेंगे। इंडेफिनिट का मतलब यदि समय में अनिश्चितता है तो वो इंडेफिनिट होगा, और कंटिन्यूअस मतलब जो इवेंट यदि लगातार चल रहा है पर परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट, वो कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट होगा। यदि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है वह परफेक्ट होगी, और कुछ एक्शन जो है जो चल रही है और शुरुआत हो चुकी है और जो चल भी रही है उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। इन्हें इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन को भी हम जानेंगे। इससे पहले आपको यहाँ टेबल ऑफ इंग्लिश टेंसेस देखना है। टेंस के 3 टाइप्स हमने देखे: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके 4 टाइप्स सब डिवीजन टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में 1, 2, 3 एंड 4। पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की भी बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से इन टेंसेस के ये टाइप लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक ऑक्सिलरी, एक जो मेन वर्ब हमने ली प्ले, खेलना। इंडेफिनिट प्रेजेंट के टेंस में जब इंडेफिनिट टेंस में इस क्रिया का यूज़ होता है वह सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती प्ले। यदि इसी को पास्ट टेंस में यूज़ करना है इंडेफिनिट फॉर्म में तो वह सेकंड जो इसका एक्शन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वह प्लेड यहाँ पर यूज़ होगी। और इसी टेंस के इंडेफिनिट को फ्यूचर में यूज़ करना है। फ्यूचर में यदि इंडेफिनिट टेंस को शो करना है अनिश्चित काल को, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल का यूज़ करके हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। इसी तरीके से दूसरा सब डिवीज़न फॉर्म होता है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम या और ऑक्सिलरी वर्ब लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं लगातार काल को वो दर्शाता है। प्रेजेंट टेंस में जरूर इसकी ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर होती है, पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब वॉज वर्ब होती है एंड फ्यूचर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल यूज की जाती हैं। प्रेजेंट अब परफेक्ट टेंस को देखेंगे। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैव हैज़ के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। इसमें भी ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों टेंस में यदि इनका परफेक्ट फॉर्म देखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो रही है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड। और इसमें प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज़ यूज़ होती है, पास्ट टेंस में हैड ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है एंड फ्यूचर टेंस में विल या शैल के बाद हैव लगा करके मेन वर्ब लिखा जाता है। इसमें विल, शैल, विल ऑब्लिक शैल, हैव ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वह हैज़, हैव के बाद मीन लगाया जाता है। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आएगी ही तीनों टेंस में। प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग आप देख रहे हैं ना तीनों में। बस इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का डिफरेंस होता है। प्रेजेंट है तो हैव हैज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि पास्ट टेंस है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन होगा। इसमें हैज़ ऑब्लिक हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होके मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म की होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल, शैल, विल ऑब्लिक शैल, हैव के बाद में बीन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होके वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। इससे और डीपली आगे जानेंगे। यहाँ डेफिनेशन फिर से मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। जो चार सब डिवीजन टेंस होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन है। द इंडेफिनिट टेंस डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट आर नॉट। इंडेफिनिट टेंस, कोई भी इंडेफिनिट टेंस जो होता है वह किसी एक्शन को या किसी क्रिया को क्लियर नहीं करता, इंडिकेट नहीं करता कि वो कंप्लीट हुई या नहीं। कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, द कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। कंटिन्यूअस का मतलब है अभी भी क्रिया जो भी हो रही है वह लगातार हो रही है। जैसे यदि हम एग्जांपल देखें, यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं, तो अभी ये चल रहा है ना, तो ये कंटिन्यूअस हुआ। द परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड आर परफेक्ट। इस टेंस में कोई भी एक्शन या क्रिया जो होती है वो फिनिश्ड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, इसे परफेक्ट टेंस कहेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और वह एक्शन जो है या क्रिया जो है वो शुरू हो चुकी, बिगेन यानी शुरू हो चुकी है पास्ट में और अभी भी चल रही है। ये सब डिवीजन फॉर्म की डेफिनेशन हुई। अब हम वन बाय वन इन टेंस के जो सीक्वेंस है उनके स्ट्रक्चर को जानेंगे और कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है इन्हें भी समझेंगे। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। साधारण वर्तमान काल, वर्तमान अनिश्चित काल जैसे कहते हैं हिंदी में। इसकी पहचान आपको हिंदी वाक्यों में यदि बताएं तो जिस क्रिया के अंत में, यानी ऐसी क्रिया जिसके अंत में ता, ती, ते आकर हैं,
हूँ, हो आ जाए, तब इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे तुम गाना गाती हो, तुम स्कूल जाते हो, वह प्रतिदिन कोशिश करती है, वह पेन खरीदती है, वह झूठ नहीं बोलती, हम काम नहीं करते। अब इसमें आप देख रहे हो ताते ती ही आ रहा है ना एंडिंग में, जो भी एक्शन वर्ड है उसमें। सो ये प्रेजेंट टेंस होता है। इसके स्ट्रक्चर को या इसके जो सेंटेंस का जो बनाने का सीक्वेंस होता है, उसके सीक्वेंस में आपको बताएं कि सबसे शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। मेन जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या कोई नाम, ये जो है सब्जेक्ट होगा। वर्ब तो आपको पता ही है, एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वह जिस पर जो सब्जेक्ट पर जो काम किया जाता है या जो कर्म जिसे कहते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर जानेंगे एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वह जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए और एन एक्शन दैट इज ऑकरिंग नाउ, या जो एक्शन या क्रिया जो है अभी हो रही है उसे भी शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूर्य उगता है पूर्व से। अब ये जनरल ट्रूथ है ना, इसलिए इसमें जो टेंस यूज होगा वह इस फॉर्म का होगा जिसे हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब आप इसमें द सन सब्जेक्ट हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइजेज एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द ईस्ट। देख रहे हैं इसी क्रम में जमा हुआ है जैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सीक्वेंस हुआ। एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली। कोई भी एक्शन या क्रिया जो रेगुलर होती है उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जांपल सी गोज टू द स्कूल रेगुलरली। वह स्कूल जाती है प्रतिदिन। सी सब्जेक्ट, गोज मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड द स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। रेगुलरली वर्ड इसमें अलग से लगा हुआ है जिसका मीनिंग प्रतिदिन होता है। अब आप इसमें देख ही रहे हैं कि जो रेगुलर होने वाली क्रियाएं होती हैं तो उसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे इसे। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा, एक सेंटेंस लिखा दे प्ले। दे प्ले मीन्स वे खेलते हैं। अब इसी को यदि नेगेटिव करना है तो नॉट वर्ड यूज करेंगे। दे के जस्ट बाद में इसमें ऑक्सिलरी वर्ब या तो डू या डस का यूज होता है। कहाँ डू का यूज होगा ये भी बता दें। जो प्लूरल फॉर्म में यदि सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसमें डी डज का प्रयोग करेंगे। जैसे डी ओ ई एस डज जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर दे प्ले लिखा तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये टी एच ई वाई दे यानी वे होता है, और ये क्या है? बहुवचन में है। इसलिए जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसको बनाते समय दे जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में डू ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करके नॉट लगाया हमने, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। दे डू नॉट प्ले मतलब वे नहीं खेलते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस बना। इंट्रोगेटिव बनाना है, यदि प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या वे खेलते हैं, और क्या शब्द के लिए यही जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे हम शुरू में लिखते हैं डू, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। डू दे प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और सेंटेंस फॉर्म हुआ क्या वे खेलते हैं। क्या वे खेलते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है यानी प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक, क्या वे नहीं खेलते। सो क्या के लिए डू लगाएंगे, सब्जेक्ट तो दे है ही, दे के बाद में नकारात्मक है इसलिए नॉट भी लगाएंगे। सो डू दे नॉट प्ले लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस के
चारों जो टेंस चारों जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनकी फ्रेमिंग की जाती है। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमको इसका स्ट्रक्चर तो पता ही है, यही है। जैसे इसमें लिखा है सी सिंग्स अ सॉन्ग। सी सिंग्स अ सॉन्ग मतलब वह गाना गाती है। यू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तुम स्कूल जाते हो। यू मतलब तुम। शी ट्राइज एवरी डे, वह प्रतिदिन कोशिश करती है। शी वॉज अ पेन, उसने, शी मीन्स वह, या ये हम कहें कि वह पेन खरीदती है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझनी है। क्या समझना है? शी, यू, शी, ये तीनों चारों चारों सेंटेंस में ये जो है ये हुए सब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें सिंग्स, इसमें गो, इसमें ट्राइज एंड इसमें वॉइस, ये हुई। एंड ऑब्जेक्ट इसमें सॉन्ग, स्कूल, एवरीडे एंड ओपन, ये ऑब्जेक्ट हुए। तो ये तो समझ में आया कि भाई ये जो है अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम हुआ, इसलिए ता तेती से एंड हो रहा। पर यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें जानना है। जैसे इसमें देखेंगे आपने जो मेन वर्ब है सिंग, SING सिंग मेन वर्ब हुई, लेकिन इसमें एस लगाया बेटा। SES का कहाँ उपयोग होता है ये देखना है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब एस या ES का यूज़ करते हैं, और जब जो मेन वर्ब होती है उसकी एंडिंग यदि SH CHO या एक्स से होती है तो ES का एंडिंग में यूज़ करते हैं, अदरवाइज एस लगा दी जाता है। अब इसमें जी है ना एंड में, सो इसमें एस लगाएंगे। यू गो टू स्कूल, यहाँ पे देखिए तुम स्कूल जाते हो। अब ये यू गो टू स्कूल में तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पर गो में जो मेन वर्ब है कोई भी ऐसी एस नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, तुम। इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो प्लूरल फॉर्म यदि होता है तब जो मेन वर्ब होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे डायरेक्ट यूज़ करते हैं। शी ट्राई का ट्राइज लिखा है, शी ट्राइज एवरीडे। यहाँ पर एक्चुअली ये जो वर्ब है TRY इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन इसमें बताया गया है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो जब एंडिंग में जो मेन क्रियाएं हैं उसमें यदि वाई आता है तो वाई उसको हटा करके IES लगा देते हैं। तो TRY वाई स्पेलिंग एंडिंग वर्ड वाई हटा करके IE और S लगाएंगे। कहाँ? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। साथ में ध्यान ये भी रखना है कि जो आर के बाद वाई आता तो आर कॉन्सोनेंट साउंड है, तब वाई हटा कर के IES लगाएंगे। बट यदि इस फोर्थ सेंटेंस में देखेंगे शी वॉज अ पेन, यहाँ पर आप भी देख रहे हैं ये इसमें भी तो बाय है ना एंड में, BUY बाय यानी खरीदा, है ना, खरीदना। तो इसमें खरीदना जो ऑक्सिलरी जो मेन वर्ब है बाय पे एंड हुई है, पर इसमें एस लगाया और इसमें तो IES लगाया। तो मैं आपको बता दूं कि जब बाय के जस्ट पहले यदि वॉवेल होता है तब एस लगाते हैं, अदरवाइज वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो रहा है, जैसे इसमें वाई एंडिंग में था और उसके पहले आर था, तो इसमें IES लगाएंगे। पर वॉवेल साउंड AEIOU में से कोई भी यदि होता है तो बाय एज इट इज़ लिख के एस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। शी डज नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पर डज कहाँ से आया भाई? यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो अभी हमने इसके पहले नेगेटिव सेंटेंस देखा था कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो डज लगाते हैं। सो सी डज नॉट टेल अ लाई, तो इसमें हो गया कि वह झूठ नहीं बोलती। यदि इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, तब यहाँ पर डू ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। वी डू और नॉट तो लगाएंगे। वी डू नॉट वर्क मतलब हम काम नहीं करते हैं। अब यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, कोई दूसरा सेंटेंस है, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव में जो डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में लिखी जाती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। यू क्या है? बहुवचन है। सो इसके आगे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, डू। डू यू टीच मतलब क्या तुम पढ़ाते हो। यहाँ पर शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सामने प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय डज लगाया।
डज शी सिंग्स अ सॉन्ग, मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग, क्या वह गाना गाती है। अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहेंगे वर्तमान लगातार काल। अब इसमें इसके स्ट्रक्चर को भी जानना है हमको कि ये कैसे होता है वर्तमान लगातार काल। तो इसकी जो स्ट्रक्चर में देखें, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इसमें एज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा के आईएनजी ऐड किया जाए और लास्ट में यदि ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो वह लगातार वर्तमान काल कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे है, तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आकर, है, हूँ आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। अब इसमें आप सब में देख रहे हैं ना, रहा, रही आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं जो लगातार क्रम में चल रहे हैं। The present continuous tense is used to express an action which is happening at the particular time in the present or extending over a period of present time। यही हमने आपको बताया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका उपयोग जो है, जो घटना है या जो एक्शन है वो चल रही है पर्टिकुलर टाइम में, तब उसे, या वह एक्सटेंड है अभी भी वो चालू है, ऐसी घटना जो होती है या जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम या और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगा करके लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पहला देखेंगे, यू आर प्लेइंग, यू क्या हुआ सब्जेक्ट, आर ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेइंग प्ले का आईएनजी फॉर्म। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, यू आर प्लेइंग मीन्स आप खेल रहे हैं। यहाँ पर यू के बाद में आर क्यों लगाया, यू जो है थर्ड फॉर्म ऑफ दी, यू जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे या ये कहें कि ये बहुवचन के लिए हुआ, दो या दो से अधिक लोगों के लिए, तो इसमें आर लगता है। यदि यहीं पर यू की जगह आई होता, आई के बाद में एम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते, आई ना होकर के यदि कोई प्लूरल प्लूरल वर्ड होता है जैसे ही शेट या कोई पर्टिकुलर नेम होता है राम श्याम, तब इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना एक व्यक्ति के लिए, तो राम इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, है ना। यू आर प्लेइंग का मतलब है आप खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग का मतलब है मैं खेल रहा हूँ, राम इज प्लेइंग का मतलब है राम खेल रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बहुवचन जब होते हैं प्रोनाउन के तभी आर लगेगा या नाउन के, अदरवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है तो उसमें इज लगेगा, और आई यदि आता है सब्जेक्ट में तो एम लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगा दिया, यू आर नॉट प्लेइंग, क्या मतलब हुआ आप नहीं खेल रहे हैं। यदि प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या आप खेल रहे हैं, तो प्रश्नवाचक के लिए आपको बताया ही है कि जो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसी को शुरू में लिखे हमने, आर और सब्जेक्ट क्या था यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग का मतलब है क्या आप खेल रहे हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगाना है और नेगेटिव भी बनाना है, तो आर यू और उसके बाद में नॉट लगा दिया, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप नहीं खेल रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट इज एम आर थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें लिखा द मिल्कमैन इज टाइंग द बफेलो, मतलब ग्वाला भैंस को बांध रहा है। द मिल्कमैन इसमें क्या हुआ सब्जेक्ट, एक ही है ना सिंगुलर है तो इज ऑक्सिलरी वर्ब लगी, और टाई जो है टाई यानी बांधना होता है, इसकी आईएनजी फॉर्म हो गई टाइंग, और द बफेलो ये हो गई भैंस, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बिल्कुल देखिए इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस फ्रेम हुआ। आई एम वॉरशिपिंग, आई एम वॉरशिपिंग यानी मैं पूजा कर रहा हूँ। अब आपने देखा हमने आपको बताया था आई के साथ क्या लगता है एम, तो आई के साथ इज एम ऑक्सिलरी वर्ब को लगा के वॉरशिप यानी पूजा, और इसकी जो आईएनजी फॉर्म हो जाएगी वह हो जाएगी वॉरशिपिंग, सेंटेंस हुआ
मैं पूजा कर रहा हूँ। यू के बाद साथ में आर लगाते हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल। यू आर गोइंग टू स्कूल का मीनिंग क्या होगा? तुम स्कूल जा रहे हो। थर्ड पर्सन हुआ ना, यू आर गोइंग टू स्कूल। यू जो है वो थर्ड पर्सन है, तो उसमें आर लगता है। वी, ये भी थर्ड। हम, कि ये भी जो है प्लूरल फॉर्म में होगा। वी के साथ में भी आर यूज़ करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू ऑफिस, मतलब हम इस ऑफिस नहीं जा रहे हैं। अब आप देखेंगे जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके बाद में नॉट लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल मतलब हम, वी आर नॉट गोइंग टू ऑफिस मीन्स हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। एम आई टेलिंग अ लाई? एम, आई था ना, आई के साथ में एम लगता है। यदि उसका अफर्मेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है सबसे शुरू में लिखेंगे एम आई टेलिंग अ लाई? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सेंटेंस क्रिएट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हम इसके अकॉर्डिंग टू रूल फ्रेम कर सकते हैं। हाउ टू ऐड आईएनजी, कुछ बेसिकली चीज़ें देखना है कि आईएनजी का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वर्बों में। इफ़ वर्ब एंड विथ ई देन वी ऐड आईएनजी इन प्लेस ऑफ एंडिंग ई। जैसे वर्ब कोई है वह, जैसे टेक, टेक का मीनिंग क्या होता है? लेना। यदि ये ई में एंड हो रहा है तब इसका आईएनजी बनाने के लिए ई हटाया और आईएनजी लगा दिया, टेकिंग। ठीक है ना? टेक मतलब लेना और टेकिंग यानी ले रहे। जी आई वी ई, ये भी ई पर एंड हो रहा है तो ई हटाया आईएनजी लगा दिया। गिविंग, गिव यानी हुआ देना और गिविंग यानी दे रहे। बी आई टी, बाइट, बाइट यानी होता है काटना, ई हटाया आईएनजी लगाया, बाइटिंग, काट रहा। इफ वर्ब एंड विद डबल ई, यदि कोई वर्ब डबल ई पर एंड होती है तब उसमें आईएनजी लगाते समय डायरेक्ट आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे सी यानी देखना और सीधे सीधे सी एस डबल ई लिख के आईएनजी लगाते हैं। इफ वर्ब एंड विद कॉन्सोनेंट्स एंड बिफोर लास्ट कॉन्सोनेंट वर्ड इज वॉवेल देन लास्ट वर्ड विल बी डबल। यदि वर्ब जो है एंड हो रही है कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है वो वॉवेल साउंड है और बाकी जो लेफ्ट अल्फ़ाबेट्स हैं वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब एन जो है कॉन्सोनेंट है तो इसको डबल किया जाता है। आर यू एंड रन यानी दौड़ना, एंड जब इसको इसका आईएनजी फॉर्म बनाना है तो आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, है ना, दौड़ रहा। पुट, अब ये भी कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, पी यू डबल टी आई एन जी, पुटिंग। इस तरीके से पुट यानी रखना और पुटिंग यानी रख रहा या रख रही। ग्रो, अब यहाँ पर देखिए इसमें तो ये कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है लेकिन यहाँ कुछ कंट्रोवर्सी भी है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें नहीं डबल करते हैं तो भी उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। अब ग्रो, अब हमें पता होना चाहिए कि ये इसमें ऐसा क्यों होता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस क्रिया के अंत में डब्ल्यू आर या वाई आता है तो उनके पहले वॉवेल आ जाए तो आईएनजी लगाते समय डब्ल्यू आर वाई को डबल नहीं करते। अब जो ग्रो में डब्लू पर एंड तो हो रहा है मतलब कॉन्सोनेंट पे, पर उसके पहले क्या आ गया? वॉवेल आ गया, तो उसको डबल नहीं करेंगे, सीधे सीधे उसको क्या कर देंगे? आईएनजी में ऐड कर देंगे। जी आर ओ, ग्रो, ग्रोइंग। प्रे, वाई एंड तो हो रहा है लेकिन ए जो है वो वॉवेल आ गया तो साथ सीधे सीधे पी आर ए वाई आईएनजी लिखेंगे। एंटर, एंड तो कॉन्सोनेंट पे हो रहा पर उसके पहले ई लगा है तो वो वॉवेल हो गया तो सीधे सीधे एंटर लिख करके ई एन टी ई आर, एंटर फुल लिखकर आई एन जी लगाएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें अ, ये कंडीशन लागू नहीं होती पर उसमें डबल किए जाते हैं। जैसे रेफर है तो रेफरिंग डबल आर लगा देते हैं, ट्रांसफ़र है तो आर डबल आर लगा करके आई एन जी लगा दिया जाता है। स्टिर है, स्टिर मीन्स हलचल जिसे कहेंगे तो स्टेरिंग। बार मतलब रोक, वेयरिंग, प्रेफर, इसमें भी ई पर एंड हो रहा है और कॉन्सोनेंट लास्ट में है। वैसे तो डबल नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें डबल हो रहा है तो ये कुछ अपवाद स्वरूप वर्ड्स हैं जिन्हें ध्यान रखना होता है हमको। अपवाद स्वरूप वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। इफ वर्ब एंड विथ आई ई देन वी
देन वी विल ऐड वाई आई एन जी, तब उसे हमको आई एन जी ऐड करना होता है, तब हम उसमें वाई आई एन जी ऐड करते हैं यदि वर्ब ऐड होती है आई ई से। फॉर एग्जाम्पल डाई, डी आई ई, डाई यानी क्या होता है, मरना। अब इसको जब हमको आई एन जी फॉर्म बनाना है तो डी के बाद में आपको बाय लगाना पड़ेगा, और आई ई पूरा हटा करके डी के बाद में बाय आई एन जी, डाइंग, मर रहा, टी आई ई, आई ई पूरा हटा के वाई आई एन जी, टाइंग, है ना, बांधना, बांध रहा, लाई, एल आई ई, लाई, आई ई पूरा हटाएंगे, एल वाई आई एन जी, लाइंग, वाई ऐड करके आई एन जी ऐड करेंगे, लाई यानी झूठ, और लाइंग, ये इसका कंटिन्यूस फॉर्म का वर्ड क्रिएट हुआ। बच्चों इस चीज़ को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आपको लाना पड़ेगा, जब आपको इस तरीके से जो मेन वर्ब्स हैं उनकी चेंजेस थोड़े याद रखने पड़ेंगे, तब प्रैक्टिस में और अच्छे से आप सीख जाएंगे। थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जो परफेक्ट यानी जो सेंटेंस पूर्ण हो चुका है वर्तमान समय में, या जो घटना पूर्ण हो चुकी है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है हमेशा और हमेशा, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हैज़ का उपयोग जो ऑक्सिलरी वर्ब है सिंगुलर में किया जाता है, और हैव का उपयोग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में किया जाता है। यानी एक वचन की यदि सब्जेक्ट है तो हैज़, और यदि बहुवचन का सब्जेक्ट है तो हैव प्रयोग करेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, मतलब शुरू हो चुकी है पास्ट में, और अभी कंप्लीट होने जा रही है, अभी कंप्लीट हुई है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, यदि इसका एक साधारण वाक्य सकारात्मक बनाना है तो इसमें लिखा है आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड मतलब मैंने खेल लिया है। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग हमको पता है, ये प्रेजेंट में है, मतलब हाँ है तो आए गई, तो इसकी पहचान भी पता होना चाहिए कि जिस टेंस के अंत में आ ई ए या ई ए चुका चुकी आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आई हैव प्लेड मैंने खेल लिया है, आई हैव नॉट प्लेड मैंने नहीं खेला है, हैव आई प्लेड क्या मैंने खेला है, हैव आई नॉट प्लेड क्या मैंने नहीं खेला है। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट आई के साथ हैव लगेगा, या सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हैज़ होता आई के साथ, और जो प्लूरल फॉर्म होते हैं उसमें हैव लगते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब तो हुई हुई। इसमें और एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे इसमें मैंने लिखा वी हैव कॉल्ड हिम, वी हैव कॉल्ड हिम मतलब हमने उससे बुलाया है। अब आप देखेंगे ये बहुवचन ये जो है वी हम, ये दो या दो से अधिक हो गए ना, एक से अधिक तो हो गए, तो इसमें हैव लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब कॉल की जो हो जाएगी वो कॉल्ड, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब सेंटेंस बना वी हैव कॉल्ड हिम मीन्स हमने उससे बुलाया, ही हैज़ गॉन वह जा चुका है, ही हैज़। अब आप देखेंगे ही के साथ क्या लिखा, हैज़ लिखा ना, ही सिंगुलर के साथ हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं, और गो की जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन होती है, तो वह जा चुका है। यू हैव नॉट डन माई वर्क मतलब तुमने मेरा काम नहीं करा, यू के साथ हैव लगता है, और नेगेटिव के कारण इसमें नॉट लगा है, तो ये सेंटेंस हुआ तुमने मेरा काम नहीं किया। डन, डन यानी करना, किया, पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में, माई वर्क मतलब काम। हैज़ ही फ्लोन अ काइट, अब ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, हैज़ ही फ्लोन अ काइट क्या उसने पतंग उड़ाई है, क्या हैज़ का मीनिंग यहाँ हुआ क्या, ही मतलब उसने, आ काइट यानी पतंग, और फ्लोन यानी उड़ाई है। तो ये बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस के फॉर्म में। इसमें हम अब लास्ट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है जब किसी एक्शन को जो शुरू में स्टार्ट हुई है और अभी भी चल रही है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब पहचान यदि इसकी करना है चाहते हैं तो जिस क्रिया के अंत में रहा रही
आकर हैं, हूँ आ जाए तो इसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में जाना जाता है। जैसे वह सुबह से गाना गा रही है, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हो। अब इसके लिए जो हमने स्ट्रक्चर देख ही लिया था, कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह होता है हैज़ के साथ में बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस बना है वी हैव बीन प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग मतलब हम खेल रहे हैं। नेगेटिव हुआ तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। प्रश्नवाचक हुआ हैव वी बीन प्लेइंग, ये हो गया क्वेश्चन मार्क के साथ में, क्या हम खेल रहे हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैव वी नॉट बीन प्लेइंग। अब इसी चीज को हमने 4 सेंटेंस के फॉर्म में एक ही सेंटेंस को देखा। हम खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं, क्या हम खेल रहे हैं, क्या हम नहीं खेल रहे हैं। इसके और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसमें लिखा ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर टाइम को भी शो किया जाता है इसी टेंस में, सुबह से, रात से, शाम से। तो शी ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग मतलब वह सुबह से गाना गा रहा है। यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हो। हैज शीला बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 months, क्या जो है शीला 2 महीने से यात्रा कर रही है। यहाँ पर सिंस और फार अकॉर्डिंग टू टाइम भी शो किया जाता है। सिंस का यूज़ आपको ज़रूर बता देंगे। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जो भी दिनों के नाम हैं या महीनों के नाम हैं, समय है, दिन का भाग है तो सेंस प्रयोग करेंगे, वर्ष का नाम है तो। और यदि अनिश्चित समय है, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 माह, 2 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट, तब इसमें फॉर लगाया जाता है। यहाँ मॉर्निंग ये निश्चित हुआ। 2 मंथ्स, अब 2 मंथ्स कौन से, जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल, ये क्लियर नहीं है, तब इसमें फॉर टाइम को अकॉर्डिंग यूज़ करने वाला जो वर्ड है वह होता है फॉर। सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर अ, आपका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड पास्ट टेंस के जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके बाद जो पास्ट टेंस से लेकर और फ्यूचर टेंस के जो चार प्लस चार मतलब 8 जो सेंटेंस हैं उनकी फ्रेमिंग हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप लिखिए अपनी कॉपी में, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।